एकादश के बच्चों का अर्थशास्त्र के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। देखिए, धन से संबंधित परिभाषाएं जो हैं, इसमें अर्थशास्त्र की बहुत आलोचना, व्यापक आलोचना हुई धन से संबंधित परिभाषाओं की। प्रोफेसर मार्शल और उनके समर्थक, जिनमें पीगू, कैनन, पेंसन आदि आते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, जो काफ़ी प्रभावी माने जाते हैं। मार्शल ने तर्क दिया कि अर्थशास्त्र में मानव व मानव कल्याण से संबंधित पहलुओं का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। मार्शल ने यह भी कहा कि धन तो मात्र साधन है, साध्य तो मनुष्य ही है। अतः विद्वानों का मानना था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण को समृद्ध करना है। ये वही विद्वान थे, मार्शल, पीगू, कैनन और पेंसन जैसे अर्थशास्त्री। ठीक है, तो भौतिक कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं, उनमें मार्शल की परिभाषा पे आइए विचार करते हैं। मार्शल की ये जो परिभाषा है, ये जो कहती है वो ये है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। मानव जीवन का जो साधारण व्यवसाय, व्यवसाय का तात्पर्य यहाँ पे गतिविधियों से है। यह व्यक्तित्व तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। एक बार फिर से समझना, मानव जीवन का साधारण जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके अध्ययन से संबंधित अर्थशास्त्र है। यह व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनैलिटी है और जो सामाजिक क्रियाएं हैं, उनके उस भाग की जांच यानी उनका परीक्षण करता है। कौन? अर्थशास्त्र। किसका परीक्षण करता है? व्यक्तित्व। किसी भी व्यक्ति की आदतें, किसी घटना विशेष पर उसकी प्रतिक्रिया करने का तरीका, उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। और सामाजिक क्रियाएं जो मनुष्य किसी समूह में या समाज में करता है। तो अर्थशास्त्र दरअसल व्यक्तित्व और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है। सभी व्यक्तित्व की और सामाजिक क्रियाओं के सभी पहलू नहीं, केवल उसी पहलू की जांच करेगा अर्थशास्त्र जिसका भौतिक सुख के साधनों को पाने से और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब गहरा संबंध है। तो अर्थशास्त्र दरअसल मनुष्य के केंद्रित होता है, जिसका भौतिक सुख के साधनों को पाने से और उनके उपयोग से गहरा नाता है। इस प्रकार यह एक ओर तो धन का अध्ययन है, जबकि दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है मनुष्य के अध्ययन का भाग। ठीक, तो पीगू ने क्या कहा? पीगू को थोड़ा सा जाने। पीगू कहते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा में मापा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति का आर्थिक कल्याण हो चुका है, यानी कि आर्थिक रूप से अगर वह मजबूत है, तो उस व्यक्ति का कल्याण भी हो चुका होगा, कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण भी वहाँ हो चुका होगा। कैनन कहते हैं कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिस पर मनुष्यों का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। तो राजनीतिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो है, उसका उद्देश्य क्या होगा? वो सारे कारणों की व्याख्या करना जिस पर मनुष्यों का भौतिक कल्याण जो है वो डिपेंडेंट है, निर्भर करता है। पेंसन भी इसी में कहते हैं कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो अभी आपने जो परिभाषाएं पढ़ी, किस किस की? आपने मार्शल की, पीगू की और कैनन की और पेंसन की परिभाषाएं पढ़ी। इन परिभाषाओं में क्या क्या खासियत हैं इनकी, यानी विशेषताएं क्या हैं? मानव कल्याण का अध्ययन किया जा रहा है। मार्शल और उनके जितने भी विद्वान हैं, समर्थक, वो मनुष्य द्वारा धनोपार्जन और धन को खर्च करने वाली क्रियाओं के अध्ययन पर जोर देते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा जो बात आती है वो क्या आती है? इसके अलावा बात आती है सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की। मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का ही अध्ययन होता है। इसमें नकारात्मक क्रियाकलापों को शामिल किया ही नहीं गया, जैसे कि चोर, कंजूस, साधु संत, पागल, भूत प्रेत इत्यादि, इनको शामिल नहीं किया गया। ठीक, इनके अलावा बाकी आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं उन्हें शामिल किया गया है समाज की। मानव और धन, ये विद्वान ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र में मानव और धन दोनों का परस्पर अध्ययन किया जाता है। मार्शल के अनुसार
विद्वानों ने ये कहते हैं कि ये कला और विज्ञान का मिश्रित रूप है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मानवीय आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में भी रखा जाता है। इस प्रकार इसमें कला का भी विशेष गुण पाया जाता है और इसलिए यह मानव के भौतिक कल्याण को प्राप्त करने की विधियाँ इसमें आती हैं, इसीलिए इसे कला भी कहा जाता है। देखिए कला क्या है? कला है मानव के भौतिक कल्याण को प्राप्त करने की जो विधियों को बताए, वो कला है। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो चित्रकारी हो, ये सब क्या करते हैं, ये इनमें बाकायदा वो स्टेप्स, वो विधियां बताई जाती हैं जिससे मनुष्य का भौतिक कल्याण प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे ही अर्थशास्त्र भी है। पाँचवां पॉइंट है भौतिक कल्याण का अध्ययन। मार्शल ने भौतिक कल्याण की परिभाषाओं के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यों को सम्मिलित किया है जिनसे भौतिक कल्याण में वृद्धि करने वाले साधनों को पाया जा सकता हो। मानव के साधारण व्यवसाय का अध्ययन। मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। साधारण व्यवसाय का मतलब है सामान्य कार्य जो है मनुष्य जो संपन्न करता है, इसमें धन कमाना, उसे खर्च करने की क्रिया वगैरह ये सब शामिल हैं। अच्छा, ये जो भौतिक कल्याण की परिभाषाएं दी गई मार्शल पी गो वगैरह के द्वारा, इन लोगों का आलोचना भी काफ़ी किया गया। ठीक है, इनकी जो आलोचना की गई वो आलोचना का आधार क्या था, आइए उसे जानते हैं। सबसे पहले आलोचना प्रोफेसर रॉबिन्स ने की। उन्होंने मार्शल और उनके समर्थित जो विद्वान थे उनकी दी गई परिभाषाओं की आलोचना कुछ इस तरह से करी कि केवल सामाजिक विज्ञान। मार्शल ने अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र को केवल सामाजिक विज्ञान माना है। रॉबिन्स इसे मानव विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें मनुष्य के होती है अपने आप में, क्योंकि वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। तो जो रॉबिन्स हैं उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि ये केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है, दरअसल अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है। और ये भी बात कहते हैं रॉबिन्स ने, जो कहा प्रोफेसर रॉबिन्स ने, इन्होंने कहा कि केवल भौतिक कल्याण पर विशेष बल दिया है। किसने? मार्शल ने। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र का भौतिक कल्याण से कोई संबंध नहीं, जबकि मार्शल ने केवल भौतिक कल्याण पर बल दिया है। रॉबिन्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कल्याण की धारणा स्पष्ट और निश्चित नहीं है, यह केवल मनोवैज्ञानिक विषय है जिसे मापा ही नहीं जा सकता। क्यों मनोवैज्ञानिक विषय है? क्योंकि कल्याण जो होता है ना, ये तो मन के भाव है। आप उन्हीं परिस्थितियों में बहुत प्रसन्न हो सकते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में कोई दूसरा व्यक्ति दुखी हो सकता है। इसे ऐसे बताएं कि दो लोगों ने कोई अपनी पसंद की एक बाइक सोचिए। बाइक में मान लिया हमने सोचा कि हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस जो बहुत ज़्यादा बिकती है, तो हमने माना कि दो लोग हैं सड़क पर नई बाइक लेकर के एक ही एजेंसी से निकले हैं। एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो सकता है और दूसरा व्यक्ति बहुत दुखी हो सकता है। दोनों के पास नई बाइक हैं, सेम कलर की, सेम डिज़ाइन की, सेम पैसा खर्च करके आए हैं। एक बहुत दुखी है, दूसरा बहुत उदास है। कैसे? क्यों एक दुखी है? वो इसलिए दुखी है कि उसने एक कार खरीदी थी, ईएमआई पे फाइनेंस कराई थी, जिसका कोरोना काल के समय में वो किस्तों का भुगतान नहीं कर पाया। कुछ ही किस्तें बची थी लेकिन फिर भी नहीं कर पाया, तो जो फाइनेंस कंपनी थी उसने वो कार खिंचवा ली। अल्टीमेटली उसका निपटारा कुछ पैसे रिडीम करके वापस करके उसे हुआ और उसकी कार चली गई। अब जो उसके पास करीबन 2.5 लाख रुपए मिले, उसमें से उसने 80,000 की एक बाइक खरीदी है सपोज़। 1000 की वही बाइक। जो बंदे ने बहुत मेहनत करके पहली बार बाइक खरीदी है, उसके चेहरे पे दिव्य और भव्य मुस्कान है, और पहले वाला बंदा जो कार से चलता था उसके पास जो बाइक है वो बहुत उदास है। दोनों के पास संसाधन तो सेम है, लेकिन दोनों की प्रसन्नता या कल्याण जो होगा वो अलग अलग होगा। तो इन्होंने कहा कि जो भौतिक कल्याण है वो दरअसल मन की सोच है, मन की अवधारणा है, ये मनोवैज्ञानिक विषय है, इसे मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अर्थशास्त्र दरअसल केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, ये प्रोफेसर रॉबिन्सन का कहना था। इन्होंने ये भी कहा कि सीमित अध्ययन क्षेत्र। रॉबिन्स ये मानते हैं कि मार्शल ने अर्थशास्त्र को केवल भौतिक साधनों की प्राप्ति बताकर इसका क्षेत्र काफ़ी सीमित कर दिया, जबकि इसमें अभौतिक साधनों का भी अध्ययन किया जाता है। ये केवल भौतिक कल्याण पर जोर देता है मार्शल की परिभाषा जो है, लेकिन इन्होंने कहा इसमें अर्थशास्त्र में तो अभौतिक साधनों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
और एक बात कही प्रोफेसर रॉबिन्स ने, उन्होंने कहा कि ये व्यवहार ही अव्यावहारिक है, ये विचार ही अव्यावहारिक है। इसमें कहा गया कि मार्शल केवल मानव कल्याण पर ही बल देते हैं तथा आय और व्यय पर नहीं, आय और व्यय से संबंधित कार्यों पर नहीं, जबकि अर्थशास्त्र के तो ये अंतर्गत आते हैं। तो रॉबिन्सन जो हैं, दरअसल इन्होंने पाँचवें पॉइंट में ये भी कहा कि विश्लेषणात्मक विभाजन की गलत अवधारणा है। रॉबिन्सन ये मानते हैं कि मार्शल ने अपनी परिभाषा में जिस वर्गीकरण का उपयोग किया है वह अनुचित है, जैसे आर्थिक व अनार्थिक, भौतिक व अभौतिक आदि। मार्शल कहते हैं कि एक क्रिया को जो एक समय आर्थिक हितों से जुड़ी हुई होती है, दूसरे समय वह अनार्थिक भी हो सकती है, लेकिन रॉबिन्सन इसे अनुचित मानते हैं। वो कहते हैं कि इस वर्गीकरण को अवैज्ञानिक ऐसा रॉबिन्सन मानते रहे। तो रॉबिन्सन ने कुछ इन आधारों पे इनकी आलोचना की। एक और इन्होंने तर्क दिया कि व्यवसाय में अस्पष्ट अंतर किया है मार्शल ने, मतलब साधारण व्यवसाय और असाधारण व्यवसाय की चर्चा तो की है, ये बताया नहीं कि दोनों में अंतर क्या है। व्यवसायों के सामान्य अर्थों पर दृष्टिपात करें तो युद्ध, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता भी असाधारण व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं और इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? दूसरे अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई आलोचनाओं का मार्शल के समर्थकों द्वारा समाधान भी कर दिया गया, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं उनके द्वारा मार्शल द्वारा दी गई परिभाषाओं को स्वीकार किया नहीं गया, जिसका कारण उन्होंने तर्क की कसौटी पर खरा न उतरना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परे माना। तो अभी आप जो पढ़ रहे थे वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे थे, अब आप इसे अंतर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ जिन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी, मार्शल ने जिन्होंने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आइए हम जानते हैं धन और भौतिक कल्याण। ये मैं अभी बोल ही रहा था, पहला पॉइंट, यस, अर्थशास्त्र का रूप क्या है? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, और जो मार्शल हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसे अफर्मेटिव साइंस बोलते हैं। अर्थशास्त्र को क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव साइंस, वास्तविक विज्ञान। और मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र दरअसल वास्तविक और आदर्श, ठीक है, ये दोनों प्रकार का विज्ञान का प्रतीक है। एडम स्मिथ ने धन को विशेष बल देते हुए उसे साध्य माना है, जबकि मार्शल ने इसे केवल साधन माना है, साध्य नहीं। साध्य इन्होंने कल्याण को माना। धन और मानव पर बल, एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में धन पर अधिक बल दिया है और इन्होंने धन को गौण माना है और मानव को प्रमुखता से सम्मिलित किया है। मानव अध्ययन की क्रियाओं पर विशेष रूप से बल देते हैं। परिभाषा का स्वरूप क्या है? एडम स्मिथ की परिभाषा जो है उसको संकुचित भी कहा जाता है, अवैज्ञानिक भी कहा जाता है। मार्शल की परिभाषा को व्यवहारिक और मान्य माना गया है। ठीक है, हम बात करते हैं रॉबिन्स की, जिन्होंने मार्शल की जो परिभाषा है, जो कल्याण, फिजिकल, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है, उसकी आलोचना की। ये सबसे पहले और प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आलोचना की है मार्शल की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा की। तो इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने क्या विचार दिया, आइए हम ये जानते हैं। ये तो हमने जान लिया कि इन्होंने भौतिक कल्याण की कुछ परिभाषा जो मार्शल की थी उसकी आलोचना की। इन्होंने क्या कहा, इनका अपना विचार क्या था? इन्होंने दरअसल 1932 में अर्थशास्त्र के व्यापक अध्ययन के संदर्भ में दुर्लभता यानी स्कार्सिटी, इससे संबंधित विचारों का प्रतिपादन किया। ये दुर्लभता क्या है, क्या कहती है ये? उन्होंने इस तरह से कहा, जब दुर्लभता की बात की तो अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि इतना बड़ा परिवर्तन आया जिसे क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है, नवीन क्रांति। इन्होंने कहा कि ना तो भौतिक कल्याण पर विशेष बल देना चाहिए और ना ही धन पर, बल्कि इन्होंने मानव के चयन के पक्ष पर विशेष ध्यान दिया। अब ये चयन क्या चीज़ होती है? प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा पढ़ देंगे, ये बात समझ जाएंगे। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों और उनके वैकल्पिक उपयोग वाले उपलब्ध सीमित साधनों से, ये सीमित जो है ये बताता है कि चीज़ें जो हैं वो दुर्लभ हैं, स्केर्स हैं। स्केर्स मीन्स लिमिटेड या सीमित। तो साधन कैसे हैं? सीमित हैं। निर्धारित लक्ष्यों और उनके वैकल्पिक उपयोग वाले, यानी कि हर साधन के कुछ निर्धारित लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन
मानव व्यवहार रहता है उसका व्यापक अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। यानी कि अगर आपके पास सीमित साधन के तौर पे मान लिया 10 का एक नोट है, तो आप उस 10 रुपये के नोट से चाहें तो बिस्किट खरीद सकते हैं, टॉफ़ी खरीद सकते हैं, एक कप चाय और साथ में पार्ले जी ले सकते हैं। 3 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, 13 आप और बता सकते हैं कम से कम 10 रुपये के नोट के साथ। तो ये सब विकल्प हैं। इनमें से आप वही विकल्प चुनेंगे जो आपके लिए सर्वाधिक लाभदायी होगा। तो आपका व्यवहार अलग होगा, किसी दूसरे व्यक्ति का अलग होगा। उन अलग अलग मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। ये वही विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्य, अच्छा लक्ष्य क्या है? भूख मिटाना 10 रुपये से। तो अलग अलग चीज़ों पे खर्च करेंगे, भूख भी अलग अलग तरह से मिटेगी। ठीक है, तो वही उसके वैकल्पिक उपयोग हैं कि 10 रुपये से क्या क्या खाने वाला आप लेंगे, लेकिन 10 रुपया सीमित साधन है और उसके सीमित वैकल्पिक उपयोग हैं। उनमें से बेस्ट उपयोग चुनना ही मानव व्यवहार है और उसी का व्यापक अध्ययन करता है अर्थशास्त्र, ऐसा कहा प्रोफेसर रॉबिन्स ने। तो प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है, उन्होंने कुछ तथ्यों पर आधारित माना। एक तो आर्थिक क्रियाओं के वैकल्पिक साधन है। आर्थिक क्रियाएं जो भी मनुष्य करता है, जैसे मैंने आपको कहा ना 10 रुपये का नोट जो है, तो 10 रुपये जो नोट है, इसको अगर आप खाने पे खर्च करते हो तो ये एक्सपेंडिचर है। और मैं आपको बताऊं कि आर्थिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक्सपेंडिचर एक है, एक तो खर्च करना होता है, इसे कंजप्शन भी कहा जाता है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजप्शन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा कंजप्शन है। पहले कोई वस्तु निर्माण की जाती है, बनाई जाती है, उसके बाद में उसका वितरण किया जाता है और उसके बाद में उस वस्तु को जब वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है तो उसका उपभोग हो जाता है। ये 3 काम होते हैं इकोनॉमिक्स में सबसे। ठीक, तो आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे संसाधन हैं, उनका बहुत तरह से वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं आप प्रोडक्शन में। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके पास जो कार्य है उसका विभिन्न प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं और उपभोग में भी। तो वैकल्पिक साधन हैं आपके पास, उनके उपयोग भी विभिन्न प्रकार के हैं। उनमें से कौन सा आप चुनेंगे, यही अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। रॉबिन्स ने यह भी जोर दिया कि साधन सीमित होते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को विवेकशील और प्रतिभावान मानना चाहिए जो सीमित साधनों का चुनाव कर अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। मनुष्य के पास धन और समय दोनों की लिमिटेशंस हैं, कमी है, वो स्केर्स हैं, अनलिमिटेड नहीं है वो। ठीक है, और बात करें अनंत आवश्यकताओं की, रॉबिन्स ने यह भी कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, जो बढ़ती ही जाती हैं। जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है दूसरी आवश्यकता तुरंत उत्पन्न हो जाती है। चयन की समस्या, सीमित मात्रा में साधन है और इसी वजह से उनमें से चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि आवश्यकताएं असीमित हैं, संसाधन सीमित हैं। तो सीमित संसाधनों से आप अपनी चुनिंदा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो बेहतरीन ऑप्शन होता है उसे चुनते हैं। तीव्र आवश्यकता का अनुभव, किसी समय एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता की तुलना में अधिक तीव्रता से अनुभव की जाती है, तो आप आवश्यकताओं की तीव्रता में भी भिन्नता का अनुभव करते हैं, ऐसा रॉबिन्स ने कहा। तो दुर्लभता से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, एक तो हम मनोविज्ञान, रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स ने जो इसमें कहा, अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होता है। मनुष्य चाहे समाज में रहे या समाज से बाहर, वह अपनी क्रियाएं समाप्त नहीं करता। कौन सी क्रियाएं? वही उत्पादन, वितरण और उपभोग। इस प्रकार रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र दरअसल सामाजिक विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक मानव विज्ञान है। तो इन्होंने वास्तविक विज्ञान, रॉबिन्स के शब्दों में, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति बिल्कुल तटस्थ रहता है। वास्तविक विज्ञान का कार्य तथ्यों की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है, इसलिए आदर्श से इसका कोई संबंध नहीं है। ये किसने कहा? ये रॉबिन्स ने कहा। इन्होंने वास्तविक विज्ञान को आदर्श से संबंधित नहीं माना है। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है, आदर्श बिल्कुल भी नहीं माना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट आएगा तार्किक विश्लेषण। रॉबिन्स ने मार्शल द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण के स्थान पर एक विश्लेषणात्मक प्रणाली को अपनाया है जो एनालिटिकल है, यानी कि विश्लेषण करती हुई चलती है। प्रोफेसर रॉबिन्स का ये मानना था कि विश्लेषणात्मक प्रणाली ज़्यादा तार्किक है। रॉबिन्स क्रियाओं को भौतिक, अभौतिक, साधारण, असाधारण इन वर्गों में विभाजित करने के पक्षधर नहीं है। उन्होंने अपनी परिभाषा वर्गीकरण के दोष से मुक्त रखी है।
अब सार्वभौमिक प्रभाव, रॉबिन्स की परिभाषा में सार्वभौमिकता का प्रभाव दिखाई देता है। दरअसल यह परिभाषा मौद्रिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ विनिमय अर्थव्यवस्था के गुणों को भी आपस अपने में शामिल करती है। इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से अनंत आवश्यकता और सीमित साधनों की समस्या से है। विश्व के किसी भी अर्थव्यवस्था वाले देश में ऐसी समस्या मिलती है, चाहे वो पूंजीवादी देश हो या साम्यवादी हो। पूंजीवादी देश वो होते हैं जहाँ पे उद्योगपति कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए स्वतंत्र होता है, और साम्यवादी जो होती है वह व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के लाइसेंस लेने होते हैं। सरकारों की परमिशन के बिना आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कि अर्थशास्त्र का प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए चुनाव की समस्या एक गंभीर चुनौती बन जाती है। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों से जुड़ी हुई मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका प्रभाव केवल भौतिक कल्याण तक सीमित नहीं होना चाहिए, ऐसा रॉबिन्स मानते हैं। लेकिन दुर्लभता की जो परिभाषा रॉबिन्स ने दी, इसकी भी आलोचना हुई, और आलोचना जो हुई उसकी आलोचना किन किन लोगों ने की? वुटन और डरविन। इन लोगों ने, वुटन और डरविन याद रखिएगा, इन्होंने परिभाषा जो रॉबिन्स ने दी, स्कार्सिटी डेफिनेशन, इसकी आलोचना की। और क्या तर्क दिए? उन्होंने कहा सामाजिक पक्ष की अवहेलना। रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में आर्थिक क्रियाओं तथा सामाजिक पक्ष को प्रासंगिक ही नहीं माना, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन होता है। दूसरी बात, लक्ष्य व साधन स्थिर। रॉबिन्स के अनुसार लक्ष्य और साधन स्थिर होते हैं, जबकि आवश्यकता यह है कि लक्ष्य भी परिवर्तनशील होते हैं और साधन भी बदलते रहते हैं, कम या ज़्यादा होते रहते हैं। उपलब्धता घटती बढ़ती रहती है साधनों की, और लक्ष्य भी चिर स्थिर नहीं होते, बदलते रहते हैं। नीरसता की झलक। रॉबिन्स की परिभाषा में नीरसता की झलक देखी जाती है। ये किसने कहा? ये कहा वुटन और डरबिन ने। वुटन और डरबिन याद रखिएगा। आलोचना किसने की? रॉबिन्स की थ्योरी की, स्कैरसिटी डेफिनेशन की आलोचना वुटन और डरबिन ने की। इन्होंने कहा ये नीरस है, रॉबिन्स की जो परिभाषा है। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंध नहीं है, लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि अगर ऐसा मान लें कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित नहीं है तो अर्थशास्त्र महत्वहीन हो जाएगा। तो ये नीरसता है थोड़ा सा रॉबिन्स की परिभाषा में, जिसे डरविन ने और वुटन ने इसकी आलोचना की। साथ साथ आदर्श विज्ञान भी है, ठीक है। इसके अलावा जो और आलोचना के बिंदु हैं, जटिलता का प्रभाव। आलोचकों का ये भी मानना है कि रॉबिन्स द्वारा जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है ये जटिल हो गई है, इसे सरलता से समझना कठिन है, ठीक है। कल्याण की उपेक्षा। रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा में कल्याण से संबंधित विचारधारा स्पष्ट नहीं है, जबकि सीमित साधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण ही होता है। तो ये भी कल्याण की उपेक्षा का आरोप है रॉबिन्स की डेफिनेशन पर। पिछड़े देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। जटिल होने के कारण रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा पिछड़े देशों में आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं होती है। रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में आर्थिक विकास एवं नियोजन को सम्मिलित नहीं किया। पिछड़े देशों के लिए अर्थशास्त्र के विकास का ज्ञान होना चाहिए, न कि दुर्लभता का विज्ञान। अर्थशास्त्र को अनावश्यक विस्तृत करना। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के सभी प्रकार के मानवीय चुनाव से संबंधित क्रियाओं को उसके अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करके इसे बहुत विस्तृत बना दिया, जो कि अनावश्यक है ऐसा माना जाता है। चुनाव या चयन जैसी समस्या का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है, बल्कि राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र संबंधी समस्याओं से है। इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाना चाहिए, ये कहा डरविन ने। निगमन प्रणाली को अपनाना। रॉबिन्स ने आर्थिक विश्लेषण के लिए केवल निगमन प्रणाली को ही अपनाया, जबकि व्यापक एवं संतुलित अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए हम निगमन और आगमन दोनों साधनों का उपयोग करें। निगमन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी अगर जर्नल तथ्य है तो उसके आधार पर आप स्पेसिफिक की तरफ बढ़ें, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये आपका होता है निगमन सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट मतलब आपके पास कोई सामान्य तथ्य है और उसके आधार पे आपने बोलते हैं, ओके।
तो साधन और साध्य स्पष्ट नहीं। रॉबिन्स द्वारा ये कहा जाता है कि अपनी परिभाषा में साधन और साध्य इन शब्दों का उल्लेख तो किया, लेकिन स्पष्ट नहीं किया कि क्या साधन है और क्या साध्य है। इसकी संभावना सदैव बनी रहती कि जो आज साध्य है कल वह साधन बन जाए। जैसे एलएलबी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के लिए एलएलबी की डिग्री प्राप्त करना एक साध्य है, लेकिन एलएलबी की डिग्री ग्रहण करने के बाद जब विद्यार्थी नौकरी की तलाश करता है तो वही डिग्री उसका साधन बन जाती है। तो एक ही चीज़ साधन भी हो सकती है और साध्य भी हो सकती है अलग अलग व्यक्ति के लिए। तो मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं को आपने अभी सुना, जाना, इनमें अंतर तो जाने, क्या कोई समानता भी है? तो पहली समानता यह है कि दोनों ने मानवीय क्रियाओं के अध्ययन को प्रधानता दी। दोनों ने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना, कला नहीं। मानव द्वारा परिभाषाओं में भौतिक सुख तथा मार्शल द्वारा भौतिक सुख और रॉबिन्स द्वारा सीमित साधन शब्दों का प्रयोग किया गया, जिनका अर्थ अगर देखेंगे तो व्यवहारिक दृष्टि से एक ही है। सीमित साधन है, साधनों से ही भौतिक सुख मिलेगा। भौतिक का मतलब क्या है? साधन संबंधी सुख। सीमित साधन भी वही बात करता है। दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने मानव की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आवश्यकताओं की संतुष्टि को ध्यान में रखा है। दोनों का मूल उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण या सुख में अधिकतम वृद्धि करना। तो आपने अभी तक जो जाना उसके आधार पे अब हम मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं में अंतर भी देख लें। मार्शल की परिभाषा थोड़ी सी सरल मानी जाती है और रॉबिन्स की परिभाषा कठिन और जटिल, व्यावहारिक और अव्यवहारिक। मार्शल की परिभाषा व्यावहारिकता से परिपूर्ण है, जबकि ये अव्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों तरह की है। बात करें अगर हम आर्थिक और अनार्थिक की, तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। रॉबिन्स कहते अर्थशास्त्र में रॉबिन्स ने सभी मानवीय क्रियाओं को शामिल कर लिया है, इसका दायरा बढ़ा दिया। विज्ञान और कला, मार्शल जो हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना, ठीक है। लेकिन रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान कहा। भौतिक कल्याण, मार्शल का तर्क है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का शास्त्र है। रॉबिन्स कहते हैं ये कल्याण शब्द इसमें नहीं आना चाहिए। मानवीय उद्देश्य और आवश्यकताएं क्या हैं? मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का एकमात्र उद्देश्य क्या है? मानव का भौतिक कल्याण अर्जित करना। और रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र का एकमात्र उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्या करना है? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना। क्षेत्र, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित, जबकि रॉबिन्स के अनुसार विस्तृत है। अध्ययन प्रणाली, मार्शल ने अपनी परिभाषाओं में आर्थिक विश्लेषण के लिए निगमन और आगमन दोनों का प्रयोग किया। इन्होंने केवल निगमन प्रणाली को अपनाया है, ठीक है। इनमें से श्रेष्ठ कौन है अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा स्पष्ट, पूर्ण तथा वैज्ञानिक दिखाई पड़ती है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्शल की परिभाषा ज़्यादा उपयुक्त लगती है। दोनों ही परिभाषाओं की श्रेष्ठता का अंकन अगर करना हो तो अलग अलग आधार पर होगा। वर्तमान समय में लक्ष्यों का निर्धारित कर समुचित योजनाओं द्वारा उन्हें क्रियान्वित करके ही पाया जा सकता है। किसको? लक्ष्यों को। तो जिसका समावेश मार्शल की परिभाषाओं में मिलता है। रॉबिन्स की परिभाषा इससे अलग है। मार्शल की परिभाषा सरल है, परंतु रॉबिन्स की परिभाषा थोड़ी जटिल है। मार्शल की परिभाषा अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण से जोड़ देती है, लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक कल्याण से कोई संबंध ही नहीं रखती है। प्रोफेसर मार्शल जो है ना अर्थशास्त्र को कला मानते हैं, व्यवहारिक समस्याओं के निदान में वो सहायता प्रदान करता है, ऐसा उनका मानना है। रॉबिन्स तो आपने अभी तक जो जाना वो ये कि रॉबिन्स की परिभाषा कब श्रेष्ठ हो जाती है? जब अगर आप देखें कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो ये ज़्यादा तार्किक है, ज़्यादा विश्लेषणात्मक है। रॉबिन्स की परिभाषा में चयन से संबंधित आर्थिक समस्या को भी शामिल किया गया है। स्पष्ट ये है, अगर निष्कर्ष के रूप में बोलें तो मार्शल की परिभाषा व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपनी श्रेष्ठता को दर्शाती है और रॉबिन्स की परिभाषा वैज्ञानिक और सैद्धांतिक दोनों दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो अगर अभी तक आपने जो पढ़ा उसको ध्यान से समझें और इन प्रश्नों के जवाब ढूंढें खुद से। अगर आपको ये आ जाए इनके उत्तर तो जान लीजिए कि आपने इन चीज़ों को समझ लिया। प्रश्न क्या है? मानव व्यवहार का व्यापक अध्ययन किस अर्थशास्त्री ने किया? मानव व्यवहार। रॉबिन्स के अनुसार क्या अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है? मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा होना चाहिए? अभी पढ़ा ना आपने। रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ बनाती है।
क्यों बनाती है और कैसे बनाती है। तो ये आपने जाना आवश्यकता विहीनता संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा। इसे हम पढ़ेंगे कल। इसे दिया था जेके मेहता ने, लेकिन जानेंगे हम इसे कल। आज जितना पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़ लें। आप सभी ने वीडियो आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस बहुत मन से देखते रहिए रेगुलरली, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के बीच में साझा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आप विद्या के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे होंगे। और जितना ज़्यादा आप देखेंगे, ये भी आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। ये सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।